हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेम सिक्स का मैराथन मैंने कहा था कि मैं लेकर आऊंगा। समय दो। अच्छी क्वालिटी अच्छी कंटेंट के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। सेम सिक्स के इंपॉर्टेंट पे देखो, मुझे तो वैसे बहुत भरोसा रहता है अपने काम पे, राइट। तो आप भी एकदम टेंशन फ्री रहो। हम यही कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट थिंग्स को कवर करा दें। बट फिर मैं कह रहा हूं, थिंग्स तभी कवर होगा जब आपका सपोर्ट हमको मिलेगा। आज हम एफएम से स्टार्ट करेंगे। एफएम का पेपर पैटर्न थोड़ा डिस्कस करने के बाद हम एक चैप्टर आज आपको पढ़ाएंगे, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी। मेरा एक वीडियो इसके पहले गया था, हाउ टू पास। उसको बच्चों ने देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, बट उस वीडियो के अंदर में ना एक्चुअली मैंने बाद में फील भी किया और बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया कि यस सर, वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है। क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो है ना वो बहुत जरूरी है, रेदर देन कंप्लीटिंग 80 मार्क्स। कैसे पास होना है वो जरूरी है। उसी प्रोसेस को हम यहां भी लेकर चलेंगे। पहले एक चैप्टर ऐसा कराएंगे जो छोटा है और 10 मार्क्स कवर करेगा। फिर एक ऐसा चैप्टर कराएंगे जो एक क्लास दो क्लास में कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके चैप्टर से पहले अपने 40-50 मार्क्स को सेव करेंगे, फिर हम लोग बड़े चैप्टर्स में एंटर करेंगे, राइट। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और एक सेकेंड। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न। आई गेस एवरीथिंग इज विजिबल टू एवरीवन, राइट। आई पेपर पैटर्न क्या कहता है, देखो, सेक्शन ए में 20 मार्क्स का आएगा और सेक्शन बी आपका, देखो ये डिपेंड करता है, कभी कभी ये 20 मार्क्स का भी दे देता है, कभी कभी ये 30 मार्क्स का भी दे देता है, कभी कभी ये 60 मार्क्स का देता है, कभी कभी ये 50 मार्क्स का देता है। ये डिपेंड करता है। ऐसा कोई पैटर्न फिक्स अभी तक नहीं हो पाया। मैं फिर कह रहा हूं, फिक्स नहीं हो पाया। क्या है, अगर 30 मार्क्स का है लेकिन आएगा ये सब 5 मार्क्स का, ये श्योर है। और यहां पे जो भी आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा, ये श्योर है। मतलब 15 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये फॉर श्योर। नाउ पेपर में अगर आप सिलेबस को ठीक से देखोगे तो हर एक चैप्टर का वेटेज बताया गया और उस वेटेज के अकॉर्डिंगली ही पेपर बनता है मेरे बच्चों। आप लोग सोचते हो ना कि हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उस पेपर के वेटेज के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी का विथ ऑप्शन। मैंने कुछ 3 या 4-5 थ्योरी दिया है और मैंने कहा है कि इसी को करके चले जाना। FRFSA में तो मैंने सिर्फ 3 थ्योरी दिया है। हाँ, FRFSA का पीडीएफ भी होपफुली बहुत जल्दी, मतलब आज कल में आ जाना चाहिए। हो सकता है तो आज रात तक आ जाएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं हुए हो, तो प्लीज अपने टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन सारे इंफॉर्मेशन यहां मिल जाते हैं। एनीवेज, तो 60 मार्क्स का सेक्शन बी और सेक्शन ए 20 मार्क्स का, तो ये 20-30 भी हो सकता है, 60-50 भी हो सकता है। यहां पे एक क्वेश्चन थ्योरी से रहेगा जो थ्योरी ही रहेगा, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहेगा। यहां पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या कैपिटल बजटिंग में ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आएगा थ्योरी। अच्छा, यह भी हो सकता है कि WCM का थ्योरी आ जाए और कैपिटल बजटिंग का प्रैक्टिकल दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या WCM का एक प्रैक्टिकल दे दे, कैपिटल बजटिंग का थ्योरी दे दे, कुछ भी हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, कैपिटल बजटिंग, देखो अगर आप पेपर पैटर्न को समझोगे ना, मतलब सिलेबस को समझने की कोशिश करो बेटा। जो अपना पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, एक सेकेंड दीजिएगा प्लीज। जो अपना पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, अरे यार लाइट, इस इंट्रोडक्शन से 10 मार्क्स का आएगा।
ठीक है। लिवरेज 10 मार्क्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स, डिविडेंड पॉलिसी 10 मार्क्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग। अब ध्यान देना बेटा, ये कितना मार्क्स कवर हो गया? 40 मार्क्स हो गया ना? कुछ छूट रहा है? नहीं। वर्किंग कैपिटल से 15 से 20 मार्क्स का चांस होता है और कैपिटल बजटिंग से 20 मार्क्स का तो श्योर होता है, 25 भी कभी कभी दे देता है। तो समझने की कोशिश करो, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, राइट? आइए फिर एक प्रैक्टिकल कैपिटल बजटिंग में इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में एआरआर पूछ सकता है या पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिवरेज से एक सम्स आएगा 10 मार्क्स का विदाउट एनी ऑप्शन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक सम्स आएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से एक सम्स है, कैपिटल बजटिंग से एक 10 मार्क्स का सम्स है, डिविडेंड पॉलिसी से एक सम्स है, लेकिन इसके साथ जो मुझे लगता है कि कुछ थ्योरी डाल सकता है 3 से 4 मार्क्स का मे बी, और फिर एक प्रैक्टिकल कैपिटल बजटिंग या WCM किसी से भी दे सकता है, विथ ऑप्शन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो डिपेंड, समझो चीजों को समझो। अगर यहां WCM डाल दिया तो फिर ये WCM नहीं बन सकता, समझ रहे हो? तब यहीं पे बनेगा। मतलब अगर ये 30 मार्क्स का बना तो फिर ये क्वेश्चन 9 नंबर तक ही रह सकता है, मतलब यहां सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब इस आप अप्रोच को समझने की कोशिश करो। तो आप ना ये मत सोचो कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, आप इसको समझो कि सर हम लिवरेज कर लिए मतलब 10 मार्क्स श्योर है, ये तो कोई नहीं रोक सकता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिए तो 10 मार्क्स हो गया, कैपिटल बजटिंग अच्छे से कर लिए तो 20-25 मार्क्स कवर हो गया, या 20 मार्क्स कवर हो गया, 5 मार्क्स का मान लो थ्योरी आ गया, नहीं आता है। WCM कर लिए 10 से 15 मार्क्स श्योर हो गया, 10 मार्क्स का तो एक सम्स आएगा, 5 मार्क्स का थ्योरी भी आ सकता है, सम्स भी आ सकता है। ऐसे अपने आप को बनाओ, राइट? एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अपना पहला चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है बेटा डिविडेंड पॉलिसी। नाउ व्हाट इज द लॉजिक ऑफ डिविडेंड पॉलिसी? डिविडेंड पॉलिसी बहुत सिंपल सा लॉजिक कहता है कि भाई साहब हम कितना डिविडेंड दे और कितना पैसा अर्निंग का रख ले, ये इस मॉडल का पॉइंट है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। अगर आपको याद होगा तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हम लोग लिवरेज में भी पढ़े हैं। से इंटरेस्ट माइनस होगा तो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, इससे फिर टैक्स माइनस होगा तो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, इससे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दोगे यानी दे दोगे तो आएगा एटीएस। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा मेरी बात को, एटीएस मतलब अर्निंग, जिसे हम लोग ईपीएस कहते हैं। अगर इसको पर शेयर में कैलकुलेट कर ले तो ईपीएस होता है और टोटल में देखे तो अर्निंग होता है। अब इस ईपीएस के पास, ईपीएस से मेरे पास दो ऑप्शंस खुलता है, या तो हम पे कर दे, पे आउट कर दे, और या तो हम अपने पास रख ले, रिटेन कर ले। ठीक, अगर पे आउट कर रहे तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड, और अगर हम रिटेन करते तो वो बन जाता है रिटेन्ड अर्निंग। क्या बन जाता है मेरे बच्चों? रिटेन अर्निंग। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये ईपीएस की अर्निंग है जिसको हम पर शेयर में डिसाइड कर रहे हैं। आप इससे भी ये दोनों बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम कुछ पैसे को बांट देंगे पब्लिक में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और अगर उसको रख लेते तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। मेजॉरिटी लोगों को यह लगता है, इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्हें यह लगता है कि भैया अगर हमको मिलेगा ना डिविडेंड तो वो कंपनी अच्छा है। बट रियलिटी में मैं ये पर्सनली फील करता हूं कि अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो आपका कंपनी अगर पैसा रख रहा है, आपका कंपनी अगर पैसा रख रहा है और अगर वो कंपनी ग्रोथ फर्म है, कौन सा फर्म है? ग्रोथ फर्म है। क्या होता है ग्रोथ फर्म, वो भी बताएंगे कि अगर आपका कंपनी एक ग्रोथ फर्म है तो उस सिचुएशन पे हमें क्या करना पड़ता है। तब उस सिचुएशन पे देखो, एक बात को समझना, अगर तुम इनोवेटिव माइंड हो, आप एक ग्रोथ लोग हो, मतलब ग्रोथ तरीके से बात करते हो कि भैया अगर हम बाजार से 10 रुपया उठाए तो हमको पता है कि 10 रुपया से 12 रुपया कैसे बनेगा, इसे ही कहते हैं ग्रोथ। खर्चा से ज्यादा रिटर्न हो जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। जिसके पास
पैसा को बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी रहता है, ऑप्शन रहता है, वो पैसा बड़ा कर सकता है, वो वेल्थ को बड़ा कर सकता है। तो जितना पैसा वो रखेगा वो पैसा और डबल या ट्रिपल या बड़ा करेगा, जिससे शेयर के प्राइस जो है वो फ्यूचर में एक अच्छे पोजीशन पे चले जाते हैं। डिविडेंड क्या है बेटा? एक छोटा सा नमूना दे दिए, खुश रहो। अरे भैया, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है तो मैं उस पैसे को रखूंगा, उस पैसे से फिर एक बिजनेस करूंगा, पैसे से फिर पैसा बनाऊंगा, तो मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका बेनिफिट एट द एंड इसी पर्सन को मिलता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। इसीलिए हाई पॉलिसी में यह माना जाता है। जब आप मास्टर्स वास्टर्स करोगे तो इसके लाइव एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। एनीवेज, अब यहां पर हम देखेंगे, पहले वॉल्टर्स मॉडल पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा टाइप ऑफ फर्म समझा देते हैं। क्या समझा देंगे बेटा आपको अभी हम? टाइप ऑफ फर्म, क्योंकि ये बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। टाइप ऑफ फर्म, टाइप ऑफ फर्म में 3 तरह का फर्म होता है: ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म और नॉर्मल फर्म। ग्रोथ फर्म वो होता है जिसका रिटर्न बड़ा होता है कॉस्ट से। डिक्लाइनिंग फर्म वो होता है जिसका रिटर्न छोटा होता है और कॉस्ट बड़ा होता है। नॉर्मल फर्म वो होता है जिसका रिटर्न और कॉस्ट बराबर होता है। 10 रुपया दोगे 10 रुपया रहेगा, बराबर। मतलब देखो, ये जो है ना, ये इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर रियलिटी में देखो तो ऐसा सिचुएशन बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम केसेस किसका होता है? ग्रोथ का और डिक्लाइनिंग का। अग्री करते हो मेरी बात को? मैक्सिमम केस किसका होगा बेटा? ग्रोथ का और डिक्लाइनिंग का। यस और नो? ग्रोथ फर्म वो होता है जिसका रिटर्न ज्यादा होता है, आर ज्यादा है और के छोटा है। डिक्लाइनिंग मतलब खर्चा ज्यादा है, कॉस्ट, के मतलब कॉस्ट, रिटर्न मतलब इनकम, इनकम कम है। क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब मुझे एक बात को समझने की, बताने की कोशिश करना, और यहीं पे आपको मॉडल समझ में आने लगेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ना बच्चे, मैं फिर कहता हूं, बच्चे फॉर्मूला रटते हैं और फॉर्मूला करके आते हैं, बट वो पूरा सम्स नहीं कर पाते। जब उससे ऑप्टिमम पूछा जाता है तो वो लर्न कर लेते हैं। मैं लर्न करवाने की बात ही नहीं करता हूं। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही समझाता हूं कि एवरीथिंग हैज अ लॉजिक, लॉजिक पे बात करो। क्या कह रहा हूं सुनना। बेटा जी, आप एक बात बताइए कि अगर आप ग्रोथ फर्म है, आप कौन से फर्म है बेटा जी? ग्रोथ फर्म है, मतलब आपका रिटर्न बड़ा है, तो आप पैसा बांटना पसंद करोगे कि रखना पसंद करोगे? सर, अभी तो आपने कहा था कि अगर एक ऐसा इंसान जो 10 रुपया का 12 रुपया बना देगा, वो पैसा से पैसा बनाएगा, मतलब वो रखना पसंद करेगा, हाँ या ना? मतलब उसका प्रेफरेबल पॉइंट क्या होगा? उसका प्रेफरेबल पॉइंट होगा रिटेंशन को हाई रखना, रिटेंशन को हाई रखना। यस और नो? जो डूबती नैया है वो क्या करने पे बस, अब वो उसके पास रिटेंशन रखने का कोई जरूरत नहीं है, रिटेंशन को वो लो रखने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? अब यहां से फिर एक पॉइंट बनता है कि बेटा जी, अगर आप रिटेंशन को हाई रखोगे तो इसका तो मतलब सीधा हो गया ना कि डिविडेंड को आप लो रखोगे। अरे हाँ जी, अगर मान लो 10 रुपया है, 10 का 10 हम यहीं पर रख लिए तो ये तो 0 हो गया, 9 रख लिए तो ये तो 1 हो गया, क्योंकि इसी का तो बंटवारा है ना ये। तो रिटेंशन अगर हाई होता है तो डिविडेंड पे आउट लो होता है, और रिटेंशन अगर लो होता है तो पे आउट हाई होता है। पक्का ना? और बेटा देखो जी, एक बात और बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपने क्लासेस में, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो मेरे चलते हैं, उसमें सिलेबस का मेरा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। आज से नहीं, 1 महीना हो गया, 15-20 दिन तो हो ही गया होगा कम से कम, और वो 2-3 चैप्टर्स बचे हुए हर में से, और खत्म हो जाएंगे इस मंथ तक। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़े, कमेंट जरूर करना। अच्छा, एक कमेंट आपका हमको सबको चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ाए, वो हम अब आपसे वेट करेंगे। जो कमेंट आएगा उस पे हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम उसको पढ़ाएंगे, राइट? एनीवेज, यहां तक कोई दिक्कत?
तो रिटेंशन कब लो होता है? जब आर आपका छोटा होगा, के ज्यादा होगा। ये कब होगा? जब आर ज्यादा होगा और के कम होगा। नॉर्मल फॉर्म भैया थेटर फॉर्म है। इसको रिटेंशन और डिविडेंड से कोई मतलब, पे आउट से कोई मतलब होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, वो स्टैटिक ही रहने वाले, उसमें प्राइस में कोई अफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आप समझने की कोशिश करना। दो मॉडल चलता है, एक मॉडल है वॉल्टर्स मॉडल और एक मॉडल है गॉर्डन्स मॉडल। वैसे तो तीन मॉडल है, वॉल्टर्स, गॉर्डन्स और मोदी मिलानी मॉडल। बट हम क्यों मोदी मिलानी मॉडल नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि थ्योरी ऑफ डिविडेंड स्ट्रक्चर या डिविडेंड पॉलिसी ये कहता है कि वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल इज अ रेलिवेंट मॉडल। व्हाट इज रेलिवेंट? सर ये मॉडल प्राइसेस को फ्लक्चुएट करा सकते हैं, मतलब प्राइस कब ज्यादा होगा कब कम होगा बता सकते हैं, और प्राइस चेंज हो रहा है मतलब आपका वैल्यू ऑफ द फर्म में अफेक्ट होगा। मोदी गिलानी मिलर मॉडल कहता है कि भैया इससे हम आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब प्राइस में वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो इसको इररेलेवेंस मॉडल बोला जाता है, मतलब उसका वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई रेलिवेंस रोल प्ले नहीं होता है। क्या मेरी बात आप सबको क्लियर हुई यहां तक? एनीवेज, तो दो मॉडल की बात करेंगे, यहीं पे हम हल्का हल्का हिंट देते हुए चले जाएंगे। गॉर्डन्स मॉडल और वॉल्टर्स मॉडल, बड़ा सिंपल लॉजिक है बेटा। वॉल्टर मॉडल बात करता है पे आउट पे। किस पे बात करता है बेटा? पे आउट पे। और गॉर्डन्स मॉडल बात करता है बेटा रिटेंशन पे। किस पे बेटा? रिटेंशन पे। फिर से, वॉल्टर मॉडल किस पे बात कर रहा है? पे आउट पे। और गॉर्डन मॉडल रिटेंशन पे। यहां तक कोई दिक्कत है? ओके सर। ग्रोथ फर्म और डिक्लाइनिंग फर्म, ग्रोथ फर्म और डिक्लाइनिंग फर्म। अगर अभी हम यहां क्या पढ़कर आए कि अगर भूल जाओ मॉडल, भूल जाओ, ग्रोथ फर्म होगा तो पे आउट कम रखोगे कि ज्यादा करोगे? सर अभी आपने बताया अगर मैं अच्छा हूं तो पैसा रखूंगा, बांटूंगा नहीं, मतलब मैं पे आउट को सबसे कम रखूंगा। सॉरी, हाँ, पे आउट को सबसे कम रखूंगा। और डिक्लाइनिंग मॉडल होगा तो मैं पे आउट को बढ़ा दूंगा। हाँ या ना? पक्का बात? कोई दिक्कत यहां तक? यानी गॉर्डन मॉडल ने क्या कहा कि सर आप अपना पे आउट को जीरो जब रखोगे तो प्राइस आपका हाईएस्ट हो जाएगा। यही इस मॉडल का लॉजिक है। वॉल्टर मॉडल यही कहता है। वॉल्टर मॉडल कहता है कि अगर आप ग्रोथ फर्म हो, कौन से फर्म हो बेटा? ग्रोथ फर्म हो, मतलब आर आपका के से बड़ा है, आर आपका के से बड़ा है, तब इस जगह पर अपने पे आउट को जितना छोटा रखोगे प्राइस ऑफ द शेयर उतना ज्यादा होगा। पे आउट को जितना ज्यादा रखोगे प्राइस ऑफ द शेयर उतना कम होगा। कौन सा मॉडल? ग्रोथ फर्म मॉडल। ग्रोथ फर्म, पक्का पक्का? कंफ्यूज नहीं होने का रे। मैं फिर कह रहा हूं, आप फिर से आओ बेटा, फिर से चक्रव्यूह में फंस रहे हो। आप पैसा रखोगे कि बांटोगे? आप ग्रोथ फर्म हो, पहले मुझे इसका जवाब दो, पैसा रखोगे कि बांटोगे? सर पैसा रखेंगे। तो ज्यादा रखेंगे तो बांटेंगे कम, हाँ या ना? अरे वही तो कह रहा हूं, पे आउट को कम कर दो आपका प्राइस बढ़ जाएगा, पे आउट बढ़ा दोगे तो आपका प्राइस घट जाएगा, क्योंकि तुम कौन हो? तुम अच्छे इंसान हो, ग्रोथ फर्म हो। पक्का? डिक्लाइनिंग फर्म क्या कहता है बेटा? कि पे आउट को अगर बढ़ा दोगे तो मेरा प्राइस भी बढ़ जाएगा, पे आउट को डिक्रीज कर दोगे तो मेरा प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि सर डिक्लाइनिंग फॉर्म रखना पसंद नहीं करेगा, बांटना पसंद करेगा। ज्यादा बांटेंगे प्राइस बढ़ेगा, कम बांटेंगे कम बढ़ेगा। सिंपल। ये रखना पसंद करता है तो कम बांटेगा, कम बांटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ज्यादा बांट देंगे तो प्राइस घट जाएगा। क्लियर है क्या? ये है लॉजिक ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। और गॉर्डन मॉडल सिर्फ रिटेंशन पे बात करता है। आइए, तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस ऑफ द शेयर का फॉर्मूला है डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी
होल अपॉन के। अब यहां ना बच्चों को सॉल्व करने में भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो इसको तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर मैं ये कहता हूं कि R इज 12%, K इज 10%। नाउ टेल मी इट इज अ ग्रोथ फर्म और डिक्लाइनिंग फर्म। सर R बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है सर। तो ये कौन सा फर्म? सर कौन सा फर्म? सर ग्रोथ फर्म। पक्का पक्का। अब अगर आप ग्रोथ हो तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाना चाहिए कि आपको अपना पे आउट क्या करना है, मिनिमम, तभी तो आपका प्राइस क्या होगा सर? मैक्सिमम, राइट। तो मैं ना एक सैंपल दिखाता हूं आपको इसी क्वेश्चन पे। मान लो अर्निंग है तुम्हारा 20 रुपया। अर्निंग क्या है? 20 रुपया। एक बार पे आउट हम 0% रखते हैं, एक बार पे आउट हम 50% रखते हैं, और एक बार पे आउट हम 100% रखते हैं। 3 सिचुएशन पे पे आउट दिखाइए। तुम्हें भी पता है पे आउट कम करोगे तो प्राइस मेरा बढ़ जाएगा, मतलब यहां प्राइस आपका हाईएस्ट रहेगा, यहां प्राइस आपका लोएस्ट रहेगा। सर इसको प्रूफ कर देंगे अभी के अभी, पक्का। आइए, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड। सर मेरा अर्निंग क्या है? 20 रुपया। पे आउट मेरा 0, पे आउट मेरा 0। तो केस 1 की बात करें, डिविडेंड क्या हो जाएगा? 20 रुपया का 0% ही तो बांट रहे हो, यानी मार्केट में क्या दिए? 0, पक्का। तो प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0 प्लस 12% अपॉन 10% होल डिवाइडेड बाई, और होल मल्टीप्लाइड बाई अर्निंग। अर्निंग कितना है? 20 माइनस 0 अपॉन 10%। पक्का पक्का। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, बड़ा इजी तरीका है सॉल्व करने का। परसेंटेज को परसेंटेज से उड़ा दो। अब ये 12 हो गया, यानी 1.2, 1.2 इंटू 20 कितना हो गया? 24/10, दैट इज 240 रुपया आंसर होगा। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द प्राइस ऑफ द शेयर। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार देख लो। ओके, सो ये आंसर आपका आ गया 240। अब आइए दूसरा सिचुएशन, दूसरे सिचुएशन पे बात करते हैं। दूसरे सिचुएशन में पे आउट कितना परसेंट है बेटा? 50% है, मतलब 20 रुपया का 50% तुम बांट दोगे, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? 20 इंटू 50%, दैट इज 10 रुपीज। इज इट क्लियर टू ऑल? डिविडेंड कितना हो जाएगा? 20 रुपया का 50%, दैट इज 10 रुपीज। यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द शेयर। तो अब डिविडेंड कितना है? पहले डिविडेंड 0 था, अब डिविडेंड कितना हो गया? 10। आर कितना है? 12/10। अर्निंग कितना है? 20। डिविडेंड कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 10। कितना आएगा बेटा? 1.2, 10, 12, 120, 10, 130, सॉरी 220 रुपया। कितना आ रहा बेटा? देखिए 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 बेटा, जैसे जैसे आपका पे आउट बढ़ना शुरू हुआ, आपका प्राइस गिरना भी शुरू हो गया। अब आप कमेंट करेंगे कि 100% में आपका पे आउट कितना है, कमेंट करके बताइएगा, वहीं पर आपको रिप्लाई करेंगे। कमेंट करके भागिएगा मत, सर आ गया नहीं, चेक करिएगा कि पे आउट कितना, 100% रखकर आपका प्राइस कितना आ रहा है, राइट। मैं यहां नहीं बताऊंगा। एनीवेज, नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट सम्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। From the following information, determine the theoretical market price of each equity share of a company as per Walters model. Earning of the company is 10 lakh, dividend paid is 5 lakh, number of equity shares outstanding is 2 lakh, cost of equity 12%, rate of return 12%. इसको देखते क्या समझ में आया? इसको देखकर क्या समझ में आया? Sit. इसको देखकर क्या समझ में आया बेटा? ये समझ में आया, ये देखते ही कि सर आर के से बड़ा है, मतलब ये कौन सा फर्म है? ग्रोथ फर्म है। यस सर। अब आइए, अर्निंग पर शेयर कितना है? सर ये अर्निंग जो है ना, ये पूरा 10 लाख है, लेकिन ये पूरा है, कंपनी का है, हमको पर शेयर चाहिए, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी। ये कभी कभी आपको ऐसे फंसाता है, अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, कितना आ जाएगा बेटा? 5 लाख। डिविडेंड पर शेयर कितना है? क्वेश्चन में बता दिया, कितना का डिविडेंड पे हो रहा है? 5 लाख। कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को? 2 लाख।
तो प्राइस ऑफ द शेयर कितना हो गया 2.5। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। भागा दौड़ी नहीं करने का बेटा, राइट, कंसेप्ट को समझने का। अब फॉर्मूला लगाएंगे, प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। मेरी बात सुनना बेटा, ये छोटा क्वेश्चन है, मार्क्स ज्यादा है 6-7। शॉर्ट फॉर्म लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म का एब्रिविएशन बता देना टीचर को। सर डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता देना, वरना टीचर तुम्हारा मार्क्स काट लेगा। ओके, तो डिविडेंड कितना है बेटा 2.5 रुपया। आइए थोड़ा कलर चेंज करते हैं आपको समझ में। डिविडेंड कितना है 2.5 रुपया। रिटर्न बोलिएगा, रिटर्न कितना है बेटा 15%, तो 15/12। अर्निंग कितना है 5 माइनस 2.5 होल डिवाइडेड बाई 12%। देखो तरीका समझो सॉल्व करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले इसको सॉल्व करना, कितना आया 2.5, फिर इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आइए, टू 2.5 इसको सॉल्व करने के बाद इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12, ये मिल गया, ये वाला फिगर मिल गया 3.125। प्लस करेंगे अब इसको 2.5, कितना आया 5.625, ऊपर का न्यूमरेटर मिल गया। अब डिवाइड किससे करना है 12% से, तो डिवाइड बाई 12%। पक्का? अच्छा, ये शायद वो परसेंट अपने कैलकुलेटर में करिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है बेटा 46.875। 46.875। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सम्स यहां खत्म नहीं हुआ। आपके हिसाब से खत्म हो गया, टीचर के हिसाब से खत्म नहीं हुआ। अरे मेरा बच्चा फाइनेंस का स्टूडेंट है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बता कर रहे हो। फाइनेंस का स्टूडेंट सिर्फ आंसर नहीं बताता है, बताता है सही और गलत, यानी आपको इंटरप्रिटेशन करना होगा, कमेंट करना होगा, एनालाइज करना होगा। ये आप इग्नोर कर देते हो एग्जाम हॉल में, मार्क्स कटता है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि बेटा कमेंट जरूर करना, तो मैंने हर आंसर में जो मुझे समझ में आया मैं उतना कमेंट किया, राइट। आइए अब आइएगा, मेरी बात को सुनिएगा। आपको यहां कमेंट करना क्या है सर? कमेंट ये करना है कि क्या ये ऑप्टिमम है, यस और नो। क्या ये मेरा ऑप्टिमम पे आउट है, यस और नो? सर हम कौन से फर्म है सर? ग्रोथ फर्म है। मेरा ग्रोथ फर्म का अच्छा कब होता है? जब पे आउट लोएस्ट होगा तभी मेरा प्राइस हाईएस्ट होगा। मतलब जब हम पे आउट को 0% रखेंगे तभी मेरा प्राइस मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। ये सर अभी हम पिछले वाले डेटा में आपको बता दिए, राइट और रॉन्ग। लेकिन यहां तो आप आधा पैसा बांट दे रहे हो, मतलब पे आउट आपका 50% है, तो आपको बोलना पड़ेगा नो दिस पे आउट इज नॉट ऑप्टिमम, या नो बोलना जरूरत नहीं होगा, पूछे कि यस और नो तब बोलना। कंक्लूजन में लिखना एज द फॉलोइंग फर्म इज अ ग्रोथ फर्म, कॉमा द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 0 टू अचीव द हाईएस्ट मार्केट प्राइस, और उसको अपने हिसाब से लिख लेना कि प्राइस शुड बी हाईएस्ट, राइट। और उसके बाद आप उसका कैलकुलेशन करके दिखाओगे कि एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ऑफ 0% द प्राइस ऑफ द शेयर विल बी दिस मच। ये लिखने से ना बेटा 6 मार्क्स से 6 मिलेगा, नहीं तो 3 में टीचर रोक देगा, बोलोगे सर 70 का करके आए 20 दिया। अरे बाबा तुम्हारा गलती से दिया है रे, क्लियर क्या? तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा 0। जब ऑप्टिमम पे आउट 0 तो डिविडेंड विल बी 0, राइट और रॉन्ग बेटा? डिविडेंड विल बी 0। फॉर्मूला लगाओ 0
प्लस 15/12, अर्निंग कितना 5, पे आउट 0/12%, यही है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, आइए ये तो 0 दे दिया, सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर का 5 - 0 5, फिर इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12, प्लस में कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाई 0.12, कितना आ गया 52 रुपीज 0.83। दिस इज द प्राइस। देखो इससे बड़ा है कि नहीं है, हाईएस्ट जा रहा है, इसके ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। पक्का बात, ये आपको टीचर को बताना पड़ेगा मेरा बच्चा, वरना आपको फंस जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं फंस जाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। एनीवेज, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट सम्स। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा कोई मकसद नहीं था, बस इस क्वेश्चन को इसलिए कराए क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो अर्निंग दिया हुआ ये आपको पता है, डिविडेंड दिया हुआ ये भी पता है, नंबर ऑफ शेयर से आप ईपीएस और डीपीएस निकाल लोगे, हाँ या ना, पिछले वाले क्वेश्चन में समझा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज नया है, दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या है बेटा, प्राइस अर्निंग रेशियो। मतलब इस क्वेश्चन में ना के नहीं पता, इस क्वेश्चन में आर नहीं पता। ये इस क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे ही मैं आपको ये बताऊंगा ना, मैं आपको सम्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताऊंगा। देखो बेटा, कंपनी का पैसा कितना लगा है 20 लाख, राइट, कितना लगा है बेटा 20 लाख। तो 20 लाख लगाकर वो कितना कमाया 2 लाख। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न दैट इज प्रॉफिट और अर्निंग, जो भी बोल दो यार, क्या तकलीफ है, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टेड वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो रिटर्न कितना है, रिटर्न है 2 लाख, पैसा लगाए कितना हो 20 लाख इंटू 100, गिव्स मी व्हाट 10%। तो ये मिल गया मुझे आर। आर तो भैया मुझे मिल गया। वाह सर, इस क्वेश्चन का यही इंटरेस्टिंग पार्ट था। सर अब बात करेंगे के की। के ना बहुत सिंपल है बेटा, जब प्राइस अर्निंग रेशियो देगा तो 1 डिवाइडेड बाई पीई रेशियो, 1 डिवाइडेड बाई पीई रेशियो इज द के। तो 1 डिवाइडेड बाई 12.5 है ना, इंटू 100। अगर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये कितना परसेंट आ जाएगा बेटा 8% आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 8। अभी देखो बेटा ये आर क्या है के, सॉरी आर क्या है 10 और के क्या है 8। कौन सा फर्म है सर, अरे तुमको तो पता है कौन सा फर्म है सर, ग्रोथ फर्म है। जैसे ही ग्रोथ फर्म हो गया, पे आउट निकालो, ऑप्टिमम बताओ, आंसर आ गया। अब क्या बोला, अगर हम अपने पी रेशियो को 8 से 12.5 कर दे, अरे पी रेशियो बदलना है रे, आर को नहीं बदलना, आर वही रहेगा। तो पी रेशियो चेंज होगा मतलब के चेंज हो जाएगा। के कितना बन जाएगा, के हो जाएगा 12.5%। कैलकुलेट कर लेना और फिर अपना प्राइस निकालना, तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। होप इट इज क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। गॉर्डन्स मॉडल में मैं ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, कंसेप्ट सही है, वही है। देखो डिविडेंड, वॉल्टर्स मॉडल क्या बोला था, पे आउट पे बात किया था। एक बार वापस से बोलते हैं, वॉल्टर्स मॉडल क्या बोला था बेटा, अरे दोनों एक ही है, एक दोस्त, दोनों एक ही दोस्त है, बस इनके अप्रोच अलग है, मतलब दोनों का सेम है सर। बेटा जल्दी बताओ, प्राइस हाई मैक्सिमम कब होगा, जब आपका पे आउट 0 होगा, रिटेंशन 100 होगा, यही तो बोला था। प्राइस आपका मिनिमम कब होगा, जब आपका पे आउट 100 होगा और रिटेंशन 0 होगा। बोलना यही था ना, ग्रोथ फर्म के लिए और डिक्लाइनिंग के लिए उल्टा था। पक्का पक्का, यस सर। देखो वॉल्टर्स मॉडल ना बेटा जी, वॉल्टर्स मॉडल बात किया था पे आउट पे। किस पे बात किया था, पे आउट पे। गॉर्डन्स मॉडल ना रिटेंशन पे बात करता, बस इतना ही का फर्क है। दोनों तो एक ही बात कर रहे रे बाबा। वो बोलता है पे आउट 0 रखो, प्राइस हाईएस्ट होगा। गॉर्डन बोलता है रिटेंशन 100 रखो, प्राइस हाईएस्ट होगा। अरे भाई बेवकूफ बना रहा है।
बस ये पे आउट पे बोला, ये गॉर्डन पे बोला। फॉर्मूला क्या बना? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गॉर्डन्स मॉडल? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गॉर्डन्स मॉडल? प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू, क्या होगा? प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू अर्निंग, ओहो जस्ट अ मिनट, अर्निंग 1 माइनस बी के माइनस बी आर। सर ई मतलब अर्निंग, के मतलब कॉस्ट, आर मतलब रिटर्न, बी मतलब रिटेंशन रेशियो, बी मतलब रिटेंशन रेशियो। कितना रिटेंशन का परसेंटेज है, मतलब हाईएस्ट कब होगा? 100%। तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन रेशियो। क्लियर है बेटा? आई होप दिस इज क्लियर। एक सम्स आप इस पे ट्राई करेंगे, आप खुद से ये सम्स ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करिएगा। मैं फिर कह रहा हूं 6 मार्क्स से 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने का चांस है। किस्मत अच्छा हुआ तो 10 मार्क्स का सम्स मिल जाएगा, लेकिन चांसेस यही है कि 6 मार्क्स का 7 मार्क्स का सम्स रहेगा, 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का एक थ्योरी दे देगा, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। वो मुश्किल है बताना बेटा, क्योंकि 3-4 मार्क्स में क्या देगा ना, बोलना मुश्किल है। अब क्या 3-4 मार्क्स के लिए तुम चार्टो थ्योरी नहीं पढ़ोगे, मैं जानता हूं। तो focus on the sums. Let's don't predict that 3-4 marks, right? So that's all for today. We have completed a 10 marks chapter today. कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।